हाँ, जोहार जी। तो आज हम लोग राजनांदगांव आंदोलन की भूमि पर बैठे हैं और आंदोलन की भूमि पर क्योंकि हम लोग लगातार इस पर आंदोलन कर रहे हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो लोग हैं इतिहास में अगर देखा जाए तो 1250 लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी। कितनी लड़ाई? 1250। और 1250 आंदोलन हमारे पुरखों ने किया और आज हम लोग भी कर रहे हैं। ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ और ये जब तक हम लोग आजाद नहीं होंगे, जब तक अपने अधिकार को नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब इस संविधान को करके समाज के लिए सुपुर्द कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कर रहे थे यानी समर्पित कर रहे थे। उसी दिन सत्तम ऊंची जाति के एक व्यक्ति बाबा साहब के पास में आया और बाबा साहब को बोला, तुम्हारे लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, गरीब हैं, ये संविधान इस संविधान को नहीं बचा पाएंगे। तब बाबा साहब उस दिन बोले थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब मेरे लोग जागेंगे और ये संविधान को जानेंगे, उस दिन तुमको लाभ। और आज वो समय आ गया है कि हम लोग अपने अधिकार को धीरे धीरे जान रहे हैं और आने वाले समय में उन सक्षम ऊंची जाति के लोगों को हम लोग इस सभा के माध्यम से, इस रूढ़ी व्यवस्था के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में तुमको भी लात मारे। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। तो साथियों, जैसे कि आज यहाँ पर पारंपरिक व्यवस्था से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और इस बैठना को हम लोग बोलते हैं रूढ़ी प्रथा। इसको क्या बोलते हैं? रूढ़ी प्रथा। अगर आप लोग ये जो संविधान है, मैंने आपको पिछले संविधान ला के जो दिया है, अगर 244 को अगर खोल के बैठेंगे, खोल के पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि अनुसूचित एरिया में आप लोग शासन कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं और उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल में? 244 में लिखा हुआ है। और 244 में शासन कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। इसका मतलब मालिक कौन लोग हैं? और मालिक लोग ही शासन, प्रशासन और नियंत्रण कर सकते हैं। ये 244 में लिखा हुआ है। आप सभी लोग अपने अपने घर जाइएगा और 244 को खोल करके पढ़िएगा। वहां पर लिखा हुआ है कि हम लोग वहां पर शासन, प्रशासन और नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो मालिक लोग हैं, उन मालिक लोगों के लिए आर्टिकल 13(3) लिखा हुआ है। 13(3) में लिखा हुआ है, इस भाग में वहां पर 13(3) में लिखा हुआ है, मैं वहां पर बताना चाहूंगा। इसमें लिखा है, ये संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक सुननीय होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग जहां पर बैठ जाते हैं, जहां पर हम लोग मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, वहां पर जो भी डिसीजन देते हैं उसको कोई भी नहीं काट सकता। जैसे कि हमारी एक दादी वहां पर नारा लगवा रही, लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। ये सबसे ऊपर ग्राम सभा जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल 13(3) का में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 13(3) का में लिखा हुआ है, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। जिसका मतलब ये है जहां पर हम SC ST OBC के लोग बैठते हैं और पारंपरिक ग्राम सभा करते हैं, वहां पर हम लोगों को पावर है कानून बनाने। ग्राम सभा में क्या चीज है? कानून बनाने का पावर है, अधिकार है। और इस पावर को लिखा हुआ है, इस पावर को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये जो हम लोगों का पारंपरिक ग्राम सभा है, इसको कितना पावर है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इस पारंपरिक ग्राम सभा को लिखा हुआ है, राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा। कौन नहीं बनाएगा? राज्य या सरकार
ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। माने हमारे अधिकारों को छीनने के विरोध में वो कानून नहीं बना सकता। कौन नहीं बना सकता? राज्य सरकार या केंद्र सरकार ये कानून नहीं बना सकता है। आगे लिखा है, इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। माने हम लोगों के मौलिक अधिकार को छीनने का पावर नहीं है। और आज हम लोग पारंपरिक रूढ़ि व्यवस्था के तहत यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। यहाँ पर बैठने का भी हम लोगों का अपना कोई उद्देश्य नहीं। सरकार जब जब हमारे ऊपर में अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तब तब हम लोग संगठित ये होते प्रकार हैं, का संघ क्रांति बनाते है हैं। सर। क्या करते हैं? संगठित होते हैं। ये संगठन बनाने का भी हम लोगों को अधिकार है। और ये जो अधिकार है साथियों, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग जो बैठे हैं, संगठन बना रहे हैं, ये हम लोगों का आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, गा नंबर संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का। यहाँ पर जो अधिकार है, अभी मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, इसमें अधिकार है, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्त करने का अधिकार। आगे लिखा है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का। इसका मतलब हम लोग कोई युद्ध करना नहीं चाहते हैं, किसी को मारना नहीं चाहते हैं, किसी को पीटना नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने अधिकारों को बचाने के लिए सम्मेलन कर सकते हैं, ऐसा संविधान में लिखा हुआ। दूसरी बात, संगठित शक्ति के द्वारा हम लोग किसी का विरोध भी कर सकते हैं, ऐसा संविधान में ये लिखा हुआ। और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए सभी लोग, हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ के मालिक लोग, हम लोग यहाँ के कौन लोग हैं? मालिक लोग हैं, मूल निवासी हैं। ये आर्टिकल 242 को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को परिभाषा दिया गया है। और परिभाषा क्या है? जो लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोग शेड्यूल एरिया में निवास करते हैं, ऐसे लोग वहां के मूल निवासी हैं। वहां पर लिखा हुआ है 242 में है, 342 में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम सभी लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। कौन लोग पिछड़े हैं? हम लोग, मालिक लोग। जहां पर हम लोग पिछड़े हुए हैं, इसी का फायदा उठा करके जो चंद ऊंची जाति के लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोगों के जल जंगल जमीन छीनते हैं। छीनते हैं। यही तो उनको यहाँ करप्शन पर है। घुसने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वे लोग घुस करके हम ही लोगों को बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। ये संविधान के विरोध में है। ये किसके विरोध में है? संविधान के विरोध में है। तो हम लोग संविधान के विरोध में क्यों है, उसको भी हम लोगों को जानना पड़ेगा। जैसे फरवरी 2018 में सक्षम ऊंची जाति के लोग दिल्ली के जंतर मंतर में, कहां पर? दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोगों का ये संविधान को जला रहे, संविधान को क्या कर रहे थे? जला रहे थे। जो लोग संविधान को जला रहे थे, इसका मतलब क्या हो सकता है? वो संविधान को मानते हैं? नहीं मानते। देशद्रोही है सर। नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। इसका मतलब वे लोग, कौन लोग नहीं मानते हैं? देशद्रोही लोग। देशद्रोही लोग। यहाँ पर मालिकों का संविधान चलता है, इसी संविधान को, यानी मालिकों का संविधान को लोग क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। इसका मतलब वे लोग या तो इस देश के नहीं है, या तो लोग विदेशी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये जो विदेशी लोग हैं, वही लोग हमारे संविधान को बदलने का, संविधान को जलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं आज यहाँ पर इस रूढ़ी व्यवस्था के तहत जो चीज हम लोग यहाँ पर बैठ करके निर्णय कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वहां पर मैं आप लोगों को एक किताब और दिखाना चाहता हूँ। ये विचार नवनीत लिखा है हिंदी में। क्या लिखा है? विचार नवनीत। ये हिंदी में है। और इसी का और एक किताब है, उसको बोलते हैं बंच ऑफ थॉट्स।
उसको क्या बोलते हैं? बंच ऑफ थॉट। इस किताब में यहाँ के मूल निवासियों को कैसे गरीब बनाना है, कैसे शिक्षा से दूर करना है, कैसे इनको सताना है, कैसे इन पर राज करना है, सारा चीज इसमें लिखा हुआ। जो लोग विदेशी लोग हैं, जो संविधान को चला रहे हैं, उन लोग ये किताब लिख करके उन लोग का पालन करें। दूसरी बात, ये जो किताब है, ये वोल्गा टू गंगा इसको बोलते हैं। ये वोल्गा से गंगा, ये वोल्गा से गंगा किताब में उन्होंने लिखा है कि हम लोग विदेशी लोग, उन लोग क्या लोग हैं? विदेशी लोग। विदेशी लोग हैं। और इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति का नाम है राहुल सांकृत्यायन। दिख रहा है ये राहुल सांकृत्यायन। और इसका ओरिजिनल नाम आप लोग अगर अंदर खोलेंगे तो आप लोग यहाँ पर पहला दूसरा पेज में आप लोग खोलेंगे तो ये राहुल सांकृत्यायन का नाम है केदारनाथ पांडे। क्या नाम है? केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे बोल रहा है कि हम लोग विदेशी लोग। मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? केदारनाथ पांडे। तीसरा चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1885 में, कितना में? 1885 में आर्य समाज की स्थापना हुई। कितने लोग पढ़े लिखे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग। चलिए हाथ नीचे कीजिए। तो 1885 में स्वामी दयानंद सरस्वती, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? तो आर्य समाज पढ़े की स्थापना सर, लेकिन सबको भूल गए। तो आर्य का मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़े लिखे लोग। आर्य हमारे भारत देश का पहला आक्रमणकारी है। आर्य हमारे देश का पहला आक्रमणकारी है। और स्वामी दयानंद सरस्वती कौन सा समाज बना रहे हैं? ब्राह्मण समाज, मूल निवासी समाज बना रहे हैं, आदिवासी समाज बना रहे हैं, पिछड़ा वर्ग समाज बना रहे हैं। क्या कौन सा समाज बना रहे हैं? आर्य समाज। तब हम लोग उसको बोले कि ये आदमी का पता लगाना चाहिए वास्तव में है कौन। तब पूरे देश में ये पता चला कि उसका नाम है मूल शंकर तिवारी। उसका नाम क्या है? मूल शंकर तिवारी। मूल शंकर तिवारी नाम का ब्राह्मण का बोल रहा है हम लोग आर्य लोग हैं। आर्य लोग हम लोग नहीं बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? खुद बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? और उसने किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश। उसने एक किताब लिखा, उस किताब का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। उस सत्यार्थ नाम की किताब में उन्होंने लिखा कि हम लोग जो लोग विदेशी लोग हैं वे लोग भारत का मानेंगे, संविधान को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो आज असली दुश्मन कौन है वो हम लोगों को जानना जरूरी है। तो ये विदेशी आर्य लोग कौन लोग हैं? दुश्मन है कि नहीं है? है ना? जैसे अंग्रेज विदेशी थे, ये फ्रांसीसी विदेशी थे, मुगल विदेशी थे, डच विदेशी थे, शक विदेशी थे, मंगोल विदेशी थे, ऐसे ही आर्य भी कौन है? विदेशी है। इसी चीज को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस सभा के माध्यम से। 2 साल पहले हमारे भूपेश बघेल के पिताजी, उसका नाम है नंद कुमार बघेल। क्या नाम है उसका? नंद कुमार बघेल। उत्तर प्रदेश में जाकर के बोले जिस रास्ते से तुम लोग आए हो, अगर हम लोगों के संवैधानिक अधिकार को छीनोगे तो तुम लोगों को उसी रास्ते से वापस भेजेंगे। क्या बोला वो? जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से वापस भेजेंगे। और उसने जैसा ऐसा बोला तो नंद कुमार बघेल, भूपेश बघेल के पिताजी को तुरंत जेल हो गया। हुआ कि आप लोग सुने हैं? जब जेल हुआ तब उन्होंने इस किताब को उन्होंने फोटो कॉपी करके थाने में जमा किया, इस किताब को, कि तुम लोग विदेशी हो और वोल्गा से लेकर के गंगा तक आए थे, माने हमारे भारत तक आए थे, अब गंगा से वोल्गा को वापस भेजे। ये भूपेश बघेल के पिताजी ने कहा था और इसी को फोटो कॉपी करके दिया तो एक दिन में वो बाहर। आप लोगों को सुनकर के ये हैरानी होगा क्योंकि कभी कभी हम लोग नहीं सुने हैं तो हम लोगों को होता है कि नहीं होता? तो आज हम लोग
यहाँ पर इस सभा में बैठे हैं, तो इस सभा के माध्यम से दोबारा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे लोगों को पुराने समय में असुर कहा जाता था। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था? असुर कहा जाता था। और असुर का मतलब होता है दारू हड़िया ये सब नहीं पीने वालों को क्या कहा जाता है? असुर। माने हमारे लोगों को असुर कहा जाता था। और जो दान देता है उसको दानव कहा जाता है। सुने हैं आप लोग? आप लोग टीवी में देखते होंगे ऐसा चीज है, देखे हैं कि नहीं देखे? असुर का मतलब क्या होता है? जो दारू हड़िया बीड़ी सिगरेट गांजा ये सब नहीं, उसको बोलते हैं असुर। और जो लगातार दान करता है उसको क्या बोलते हैं? दानव। तो आप सभी लोग यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर जैसे ही मीटिंग शुरू हुआ सारे लोग एक एक करके यहाँ पर पैसा जमा कर रहे। मैं खुद देख रहा था बैठ के बगल। इसका मतलब क्या है? आप सभी लोग अपने समाज के लिए यहाँ पर लगातार चंदा दे रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, और उसी दान पुण्य से, उसी चंदे से, उसी पैसे से हमारा समाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। ये मीटिंग भी चल रहा है। तो साथियों, जो चीज पुराने समय में हमारे लोग उससे दूर रहा करते थे, जैसे दारू हड़िया, इससे हमारे लोग दूर रहते थे, लेकिन आज हमारे समाज में क्या कहा जाता है? 5वीं अनुसूची में आदिवासी लोग आता है 5 लीटर बनाने का छूट है। हमारे लोग दारू हड़िया बनाने नहीं जानते थे, उन लोग महुआ का लट्ठा बनाने जानते थे और उसको खाते फिर बलवान होते थे। दारू हड़िया नहीं जानते। आजकल उसी को क्या किए उन लोग? हमारे गांव, हमारे बस्ती में, हमारे शहर में आकर के उन लोग दारू का दुकान खोल दिया और हम लोग उसको जा जाके पी रहे। और जैसे ही हम लोग उसको पीते हैं तो हम लोगों का जो दिमाग है वो भ्रष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। हमारे देश को पुराने समय में विश्व गुरु कहा जाता था। हमारे देश को क्या कहा जाता था? विश्व गुरु कहा जाता था। हमारे पूरे पृथ्वी में 193 देश हैं। कितने? 193। और 193 देश के लोग भारत में आकर के लोगों से शिक्षा लेते, लोगों से क्या करते थे? शिक्षा लेते थे। लेकिन आज के डेट पे विडंबना क्या है कि जिस देश में लोग पढ़ने के लिए आते थे, उसी देश के लोग 136 नंबर पे चले गए। कितने नंबर पे? 136 नंबर पे चले गए। आज हमारे देश को विश्व गुरु नहीं कहा जाता। अमेरिका को कहा जाता है, चीन को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। हमारे देश कितने नंबर पीछे हो गया? 136 देश। आज मैं जो भी बताऊंगा, चाहे हमारे समाज के लोग जो चीज भी बताते हैं वो 6 महीना के बाद में समझ में आता है। शुरू में ही अभी मैं बताया पूरे समझ गए, ऐसा नहीं होता। कितना महीना बाद समझ में आता है? 6 महीना के बाद में समझ में आता है, वो भी थोड़ा थोड़ा। और लगातार ऐसे बैठक में बैठे हैं तब। और अगर हम लोग छूट जाते हैं तो हम लोगों का दिमाग जो है वो सिर्फ शून्य हो जाता है। लगातार हमारे समाज में ऐसा प्रोपोगेंडा किया गया कि हम लोग भटक। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक उदाहरण के माध्यम। टीवी किनके पास है? टीवी सभी के पास है। उस रिसीवर में रिचार्ज कौन कराता है? हम लोग कराते हैं ना, कराते हैं कि नहीं? टीवी भी हम लोग खरीदते हैं, रिसीवर हम लोग खरीदते हैं, उसमें रिचार्ज हम लोग कराते हैं, सारा चीज हम लोग कराते हैं कि नहीं कराते? और उसमें किसका कार्यक्रम आता है? आदिवासी का आता है, दूसरे वर्ग का आता है, शेड्यूल कास्ट का आता है, किसका आता है? बड़े जातियों का आता है। और हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो पुरुष लोग हैं, टीवी को देखते हैं देखते हैं। हमारे समाज में कभी भी ऐसा नहीं होता था कि एक महिला दूसरी महिला का क्या बोले विरोध करे। लेकिन आज के डेट पे सास बहू का कार्यक्रम रोज देख देख करके हम लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं कि नहीं करते? उन लोग पैसा हमारा, टीवी हमारा, रिसीवर हमारा, सारा चीज हमारा, दिमाग उनका चलता। उन लोग कुछ भी चीज को दिखा देते हैं, हम लोग उसको मानना शुरू कर देते। तो मैं आप लोगों को पिछले बार आकर के ये बताया कि आप लोगों के केवल 2 देवी देवता हैं, उससे उस बार नहीं है। एक होता है बाप और एक होती है माँ। ये दोनों के अलावा कोई देवी देवता नहीं है। इसको मैं नहीं बोला, इसको बिरसा मुंडा साहब ने बोला। किसने बोला? बिरसा मुंडा ने कहा जो लोग ये 2 लोगों के अलावा तीसरे का बात सुनता है वो अपने घर का नाश करता है।
माता पिता के अलावा तीसरे का चुनता है, क्या करता है? अपने घर का क्या करता है? नाश कर देता है। आज हमारे पास में बेटे बेटियां हैं, लड़का लड़की है, हम लोग बोलते हैं उसको नहीं सुनते हैं, बाहर वाला बोलता है कि बस सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। और हम लोगों का परिवार क्या हो जाता है, वहाँ टूट हो जाता है, बिखर जाता है। शादी विवाह होता है, दूसरे दिन वो अलग खाना बनाना शुरू कर देता है। लेकिन हम लोगों का समाज ऐसा नहीं है। पहले हमारे पुरखे लोग क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति अगर टांगर गांव में आया तो क्या करता था, दूसरे को भी बुला के लेके आता था, आओ यार टांगर गांव में जमीन है, अच्छा जमीन है, उपजाऊ जमीन है, तो दो लोगों को और बसाता था वहाँ। लेकिन आज के डेट में किसी को बसाते हैं? हम लोग नहीं बसाते हैं। तो साथियों, आज ये जो आंदोलन की भूमि है, इस आंदोलन की भूमि में हम लोगों को दोस्त और दुश्मन को पहचानना होगा, और जो दोस्त है उसको अपने साथ में बुलाना होगा, और जो दुश्मन है उसके साथ में लड़ाई लड़ना होगा। उसके साथ में क्या करना होगा? लड़ाई लड़ना होगा। इसी चीज को बिरसा मुंडा ने 25,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया और उन्होंने बोला कि तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, मिल करके दुश्मनों से लड़ना। अपने लोगों से तुम लोग मत लड़ना, जो तुम्हारा दुश्मन है उससे तुम क्या करना? मिल करके लड़ाई। अपने लोगों को हम लोग क्या करेंगे? एकजुट करेंगे, मिलाएंगे, उसके बाद में जो दुश्मन है उससे हम लोग क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे। खच्चा खड़ी करेंगे सर उसका। तो आज इसी बात को वहां पर बिरसा मुंडा ने कहा, अबुआ दिसुम अबुआ राज। क्या बोले बिरसा मुंडा साहब ने? अबुआ दिसुम अबुआ राज। ये मुंडा भाषा है। अबुआ दिसुम अबुआ राज का मतलब होता है कि मेरे देश में मेरा राज होगा, मेरे देश में मेरा राज होगा। ये किसने बोला? बिरसा मुंडा। ये जो लड़ाई है वो बिरसा मुंडा साहब ने शुरू किया और बोला कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, मेरे देश में मेरा राज होगा। इसी को अगर आप लोग बस्तर चले जाइए, वहां पर हमारे कंवर भाई, कंवर जातियों का एक वहां पर महापुरुष हुआ, और वहां पर वो बोला, आमचो देश आमचो राज, आमचो देश आमचो राज, माने मेरे देश में मेरा राज होगा। आप वहां से जस्ट थोड़ा दूर चले जाइए, वहां पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के जस्ट उस पार जाएंगे तो वहां पर पड़ता है, वहां पर गढ़चिरौली। कौन सा वो पड़ता है? गढ़चिरौली। उस एरिया में वहां पर बाबूराव शेरमा के आदिवासी घोड़ से थे, वो बोल रहे हैं वहां पर मावा नाटे मावा राज। वहां पर क्या बोल रहे हैं? मावा नाटे मावा राज। इसका मतलब हमारे समाज में जितने महापुरुष हुए, सारे लोग अपने अधिकार के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अपने अधिकार के लिए क्या कर रहे थे? लड़ाई लड़ रहे थे। आज भी हम लोग अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? इसका मतलब हम लोग अपने पुरखों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग अभी तक लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को पूरा किसको करना? हम लोगों को करना। और इस बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बोलते हैं? मेरी जय जयकार मत करना। बाबा साहब क्या बोल रहे हैं? मेरी जय जयकार मत करना, मेरे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा। मेरी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए क्या लगा देना? जान की बाजी लगा देना। मैं आज इस समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? मैं तो फांसी पर झूलने के लिए भी तैयार हूँ सर। तो आज तो बाबा साहब बोलते हैं कि मेरे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देना। तो हम लोगों को जानना होगा कि हमारे पुरखों का अधूरा सपना क्या है। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। तो जानने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा, और संविधान के प्रियम्बल में लिखा। आप लोग संविधान पढ़ेंगे तो संविधान के पहले पन्ने में ही लिखा हुआ है। यहाँ पहुंचते हैं, है तो रहना।
बाबा साहब ने ये संविधान लिखा, संविधान के इस पहले पन्ने में लिखा हुआ है। यहाँ पर बाबा साहब बोलते हैं व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, पीछे अखंडता जाओ। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यहाँ पर बाबा साहब चाहते थे कि हमारे समाज में एकता, अखंडता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज बने। कैसा समाज बने? एकता, अखंडता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण हो। ये बाबा साहब का अधूरा सपना है और इसी के लिए हम लोगों को अभी पूरे देश में हम लोगों को इकट्ठा आना होगा। एक दो जगह इकट्ठा आएंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसको मैं आप लोगों को एक सरल भाषा में आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग आदिवासी लोग है कि नहीं है? आदिवासी तो आदिवासी लोग ये जंगल साफ है कि नहीं है? तो जब हमारे लोग जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए, क्या करने के लिए जाते थे? शिकार करने के लिए जाते थे और वहां पर सुअरों का झुंड निकलता था। क्या? जंगली सुअर का बरहा, ठीक है। अब बरहा वहां पर अगर 5 ठो निकला तो हमारे लोग सब तरफ दौड़ते थे। 5 मान लिया जब 5 बरहा निकला तो आधे लोग इधर, आधे लोग उधर, आधे लोग उधर, आधे लोग इधर, आधे लोग इधर, ऐसा जाएंगे तो मार सकते थे क्या? नहीं, मार नहीं सकते थे। इसलिए उन लोग क्या करते थे? किसी एक बरहा का पीछा करते थे, किसी एक बरहा का पीछा करते थे। इसका मतलब ये बरहा जो है उसको लोग गिरा के मारते थे कि नहीं? अलग करके मारते थे ना। सब लोग अगर अलग अलग दिशा में चले जाएंगे तो उस बरहा को नहीं मार पाएंगे, लेकिन सारे लोग मिल करके एक बरहा से क्या करते थे? लोग मारते थे कि नहीं? तो उन लोग क्या बोलते हैं उसको? हिजड़ा के मार, है ना? एकता में बल है, एकता है सर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 10 लाख जनसंख्या है। अभी हम लोग अगर अकेले रहेंगे, यानी हम लोगों का अलगीकरण हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, हम लोगों को हिजड़ा देंगे तो हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब हम लोगों को आर्टिकल 19(2) में लिखे कि इन लोगों को पहले तो संगठित होना है, अलग अलग नहीं होना होगा। तुम लोगों को क्या करना होगा? संगठित होना होगा। तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। 2 बैल थे। 2 क्या थे? बैल थे और दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। बहुत ज्यादा क्या था? प्यार था। उन लोग साथ में चलते थे, साथ में नहाते थे, साथ में सोते थे, साथ में रहते थे उन लोग। तो वो बैल को क्या हुआ? एक दिन उन लोग जंगल की ओर चरने के लिए गए। तो वहां पर जंगल की ओर जब चरने के लिए गए उस समय शेर देखता है कि इन लोगों दोनों में क्या है? बहुत ज्यादा प्यार है। बहुत ज्यादा क्या है? इनमें प्यार है। जब दोनों में प्यार है तो मैं इसको अलग कैसे करूं? चाहे उनका शिकार कैसे करूं? तब वहां पर शेर सोचता है इनको मैं अगर एक के ऊपर में हमला करता हूं तो दूसरा प्यार के चलते क्या करेगा? वो भी हमला कर देगा, इसलिए मैं दोनों को नहीं मार सकता। इसलिए वो क्या किया? तो शेर आया, एक बैल के पास में आया और बोला कि ये दोस्त, तुम लोग यार बहुत अच्छा जोड़ी है यार, तुम लोगों का बहुत अच्छा क्या है? जोड़ी है। तुम लोग कितने दिन से ऐसे हो यार? तो बैल बोलता है कि हम लोग बहुत सालों से हम लोग साथ साथ में रहते हैं। बहुत सालों से हम लोग क्या कैसे रहते हैं? साथ साथ में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उसके बाद में उस दिन वो शेर वैसा ही चला गया। दूसरे दिन फिर आया, वाह यार आप लोगों का दोस्ती बहुत अच्छा है भाई, ऐसा बोला। तो उस दिन भी ये दोनों बैल सोच रहे हैं कि ये जो शेर है वो बार बार क्यों आ रहा है, हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी वो शेर हमला नहीं किया। तो उन लोग क्या बोले कि ये खाने वाला शेर नहीं है, ये खाने वाला शेर नहीं है। तो उन लोग क्या किए? अपना काम करते थे और जैसा दिनचर्या है वैसे उन लोगों का चलते रहता। तो एक दिन क्या हुआ? कुछ दिन के बाद फिर शेर आया और एक के कान में जाकर के बोला, यार तुम्हारा दोस्त ना थोड़ा सा कपटी है। कैसे कपटी है? हम लोग तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो वो शेर बोला, वो देखो तुम्हारा भाई उधर, तुम्हारा जो दोस्त है वो देखो साला
लंबा लंबा घास को खा रहा है और तुम साला ठूठी वाला को खा रहा है तुमको बांटपे नहीं कर रहा है। अगर तुमको प्यार करता तो लंबा घास के पास बुलाता, लेकिन तुमको ठूठी दे रहा है, अपने कैसे खा रहा है, लंबा घास को खा रहा है। तो बैल उठा, देखा सही में यार वो तो थोड़ा सा लंबा लंबा बैल को हम लोग तो तो मुर्ग ठूठी वाला चोरा को खा रहे रहा थे सर, है ना। तो चार उस दिन तो अपने कुछ जा नहीं रहे हुआ, थे उस समय। फिर हम लोग चले गए, फिर हम लोग साथ में रहे। दूसरे दिन फिर हम लोग चरने के लिए गए, उसी समय फिर से रहा है और बोला देखो यार, देखना ना, तुमको छोड़ करके वो दूसरे तरफ भी जाएगा, तुम जिधर चरते रहोगे उधर वो नहीं चरेगा, वो साला अपने लिए थोड़ा सा ज्यादा खाना चाहता है। देखना वो दूसरे दिन भी देखना, तो तुम लोग प्यार है बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं है। दूसरे दिन फिर देखना। तब वो क्या किया, जब दोनों चरने के लिए गए तो एक बैल फिर देखता है, सही में यार वो मेरे को छोड़ के जा रहा है खाने के लिए लंबा घास, इसका मतलब वो मेरे को प्यार नहीं करता है। तब उस दिन वो यानी जो बैल है वो बोला यार तुम तो धोखेबाज हो यार, तुम जब भी करने जाते हो लंबा घास तरफ जाते हो और मेरे को इधर ही छोड़ देते हो। उस दिन उसके मन में थोड़ा सा बैर भाव आया। उसके बाद में तीसरे दिन से फिर उनमें वैसा ही हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे उनका जो प्यार है, मोहब्बत है, वो क्या हो गया, खत्म हो गया और अलग अलग चरने लगे। और थोड़ा झाड़ी की तरफ जब चरने गया बढ़ना चाहिए सर, बड़े हो गए हैं उन लोग। तो ऐसा वो करते हैं, धीरे धीरे हम लोगों के अंदर में वो भावना को डालते हैं और हम लोग उस भावना में धीरे धीरे आ जाते हैं। उसके बाद में अपने पड़ोसियों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से हम लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी हम लोगों के पास में आता है, बाहर का आदमी आता है, तो हो सके शुरू में तो प्यार मोहब्बत दिखाएगा, मैं आप लोगों की तरफ खड़ा हूँ, आप लोगों के साथ में ऐसा बोलेगा, लेकिन क्या षड्यंत्र है उसको भी हम लोगों को जानने और सतर्क रहने की आवश्यकता है कि नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पर जो रूढ़ी व्यवस्था हम लोगों को मदद करता है, आपस में बैठाने का, आपस में मिलाने का, चर्चा करने का, बात करने का, जब हम लोग ऐसे ही संगति में बैठते हैं तो आपस में बात होता है कि नहीं होता है। उस बात से चर्चा होती है। बात से क्या होती है, कोई भी बात को हम लोग निकालते हैं, बात होता है शुरू, उसके बाद में उस बात पर क्या होता है, चर्चा होता है। चर्चा के बाद में उसमें मत बनता है और मत से बहुमत बनता है और बहुमत की जीत होती है। बहुमत से बहुमत क्या सरकार होती है, जीत होती है। अगर हम लोग अकेले अकेले रहेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, मिल बैठ के नहीं बैठेंगे, तो हम लोगों के पास में कोई चर्चा नहीं होगा, कोई बात नहीं होगा। और जब कोई बात नहीं होगा तो हम लोग की संगति नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोगों को ऐसे जो मीटिंग होते हैं, सभाएं होती हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इधर हमारी दीदी लोग हैं, भाभी लोग हैं, माँ लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर आकर के बैठते हैं। तो ऐसे सभा में ऐसे लोगों को आना ही होगा। अगर हम लोग इससे बाहर जाते हैं तो हो सके उन लोग वही बैल के जैसा होंगे कि नहीं होंगे। तो आज इस सभा में आप लोग मेरे को बुलाए, आप लोगों का प्यार जो है मेरे को खींच के लाया। मैं आज सुबह से 2 जगह कार्यक्रम ले चुका हूँ, अभी ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है। इसके बाद मेरे को उधर समता साइड में फिर एक जगह कार्यक्रम से लेके जाना है। तो आप सभी लोग लगातार संगठित होंगे और अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में दलालों के बारे में इससे बड़ी बताइए लड़ाई सर। लड़नी है। तो ये जो बड़ी लड़ाई है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग डीएनए के आधार पर, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, डीएनए के आधार पर सबका डीएनए एक है। सबका डीएनए क्या है, एक है। और उस डीएनए का नाम है L3FN। मेरा खून को काटेंगे, साहब का खून को काटेंगे, ये क्या मिलेगा, L3FN। और जो हमारा संविधान को नहीं मानता है उसका डीएनए का नाम है R1A1। हमारा दुश्मन है वो कौन है, R1A1। हम लोगों को समझना होगा। और जो R1A1 के लोग हैं, लोग आर्य प्रजाति के लोग हैं, देसी लोग हैं। और विदेशी को विदेशी कहना फक्र की बात होनी चाहिए, गर्व की बात होनी चाहिए कि नहीं। तो आज आप लोग
अपने लोगों को एकजुट करेंगे और जो लोग आप लोगों के अधिकार को, हक को जल्द से जल्द को छीन रहे हैं, उनसे हम लोगों को क्या करनी है, लड़ाई लड़नी है। और इस बात को बिरसा मुंडा ने कहा कि तुम लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को जागृत नहीं करोगे, तुम लोग अपने जल जंगल जमीन और बहन बेटी की रक्षा कैसे कर पाओगे। आज हम लोगों को अपने जल जंगल जमीन और बहन बेटी की रक्षा करने के लिए हम लोगों को क्या होना होगा, एकजुट होना होगा। और एकजुट होंगे। मैं ऐसी आकर उम्मीद करता हूँ और अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम करता हूँ। आप ध्यान से सुना और इस मौके के लिए मैं आप सभी का आभार, धन्यवाद।